नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। स्वागत है आपका न्यूज पथ में। राह जिंदगी की हो या खबरों की, उसमें कई मोड़ होते हैं, कई रफ्तार होती है, कई पड़ाव होते हैं। देश और दुनिया से जुड़ी पॉजिटिव खबरों के साथ आपको लिए चलेंगे न्यूज पथ पर। आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेराह है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा देश की सेवा के लिए तैयार सीआईएसएफ के जवानों की भी है। देखिए, कड़ी ट्रेनिंग के बाद तैयार हुए ये हैं सीआईएसएफ के जवान, जिन्होंने दीक्षांत समारोह में ली देश की सेवा करने की शपथ। छत्तीसगढ़ के भिलाई में सीआईएसएफ के उतई स्थित ट्रेनिंग सेंटर के 85वें पासिंग आउट परेड में 2063 आरक्षकों ने हिस्सा लिया, जिसका नेतृत्व आरक्षक आर्यन शर्मा ने किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सीआईएसएफ सेंटर भिलाई के आईजी नीलिमा रानी सिंह ने परेड की सलामी ली। इस सेंटर में देश भर से 22 राज्यों के प्रशिक्षणार्थी शामिल हुए, जिन्हें 43 सप्ताह का कठिन प्रशिक्षण दिया गया। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद दीक्षांत समारोह परेड संपन्न कर अब ये जवान सार्वजनिक उपक्रम में अपनी सेवा देते नजर आएंगे। ये मनोरम तस्वीरें हैं चिलिका शेल्डक अंतर्राष्ट्रीय लोक कार्निवल की, जिसमें कलाकारों ने अपनी शानदार प्रस्तुतियों से दर्शकों को मुग्ध कर दिया। इस साल इस कार्निवल का ये 11वां संस्करण 15 नवंबर से 18 नवंबर तक ओडिशा में बरकुल स्थित ओडियाट सेंटर में आयोजित किया गया, जिसमें देश के कलाकारों के साथ ही साउथ कोरिया और श्रीलंका के कलाकारों ने भी अपनी प्रस्तुतियां पेश की। इस साल मार्शल डांस ऑफ एशिया एंड ओशिनिया की थीम पर आयोजित इस कार्निवल में पारंपरिक कलाकारों के साथ साथ पेंटिंग, नृत्य, मार्शल आर्ट से जुड़ी कार्यशालाएं भी आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में स्टूडेंट भी शामिल हुए और पूरे जोश के साथ इन विधाओं की बारीकियां सीखते नजर आए। इस कार्निवल का मकसद एशियाई देशों के बीच एकजुटता और संस्कृति का आदान प्रदान है। ये तस्वीर तमिलनाडु के रामेश्वरम के पास रामनाथपुरम जिले के गांव की है, जहां पूरे उत्साह के साथ पारंपरिक बैलगाड़ी दौड़ का आयोजन किया गया। रेस शुरू करने की इजाजत मिलते ही सड़क पर एक के बाद एक कई बैलगाड़ियां फर्राटा भरने लगी। किसान अपनी बैलों को काबू में करते हुए बैलगाड़ी दौड़ाते रहे, तो उनका साथ दे रहे लोग भी साथ में दौड़ लगाते हुए उनका जोश बढ़ाते रहे। सड़क के किनारे बड़ी संख्या में लोग इस रोमांचक दौड़ का लुत्फ उठाते नजर आए। इस दौड़ को स्थानीय सांस्कृतिक विरासत का एक अहम प्रतीक और किसानों की कड़ी मेहनत का उत्सव माना जाता है। ऐसी दौड़ तमिलनाडु के ग्रामीण हिस्से में एक सामान्य पारंपरिक खेल और सांस्कृतिक गतिविधि है, जो अक्सर आयोजित की जाती है। सर्दी के मौसम की शुरुआत के साथ ही असम का पोबितोरा वन्यजीव अभयारण्य प्रवासी पक्षियों से गुलजार नजर आ रहा है। एक सींग वाले गैंडों के लिए विशेष तौर पर जाने जाने वाले मोरीगांव जिले के इस अभयारण्य में प्रवासी पक्षियों की कई प्रजातियों का आगमन हुआ है। यूरोप और अमेरिका से हजारों मील की उड़ान भरकर ये पक्षी यहाँ पहुंचे हैं। देसी और विदेशी दोनों पर्यटकों को खूब आकर्षित कर रहे हैं। पोबितोरा वन्यजीव अभयारण्य के अधिकारियों के मुताबिक ज्यादातर प्रवासी पक्षी यूरोपीय देशों और तिब्बती क्षेत्र से आए हैं और यहाँ गैंडों की संख्या 107 पर बनी हुई है। बिहार के मशहूर सोनपुर पशु मेला में अलग अलग राज्यों से अलग अलग नस्लों के घोड़े देखने को मिल रहे हैं, लेकिन उन घोड़ों में सबसे ज्यादा 24 इंच का एक घोड़ा और 16 इंच की एक घोड़ी लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। महज 2 फीट के इस घोड़े का नाम बादल और 1 फीट 4 इंच की घोड़ी का नाम वर्षा है, जिन्हें बिहार के ही सहरसा से भटन भगत लेकर मेले में पहुंचे हैं। उनके मुताबिक बादल की उम्र 6 साल जबकि वर्षा महज 1 साल की है। हालांकि भटन भगत इसे बेचने के लिए नहीं आए हैं, बस प्रदर्शनी के लिए मेले में लाए हैं। सोशल मीडिया पर भी बादल और वर्षा की तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं। और अब बात करते हैं पहाड़ों की बर्फबारी की। पहाड़ों पर बर्फबारी ने भले ही ठंड बढ़ा दी है, लेकिन सैलानियों के लिए यह मौसम किसी सौगात से कम नहीं। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का आनंद उठाने के लिए भारी तादाद में पर्यटक पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। हिमाचल के कुल्लू मनाली में बर्फबारी ने सैलानियों की खुशियों को उड़ान दे दी है। शिमला और मनाली की वादियां और रोहतांग पास के बर्फीले नजारे सैलानियों को इस कदर लुभा रहे हैं कि देश के कोने कोने से लोग इन नजारों के दीदार के लिए खिंचे चले आ रहे हैं। वहीं पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी ने मैदानी इलाकों में ठिठुरन बढ़ा दी है।
कुदरत ने पहाड़ों पर सफेद चादर बिछाई तो सैलानियों के चेहरे खिल उठे, मानो उन्हें जैसे इन्हीं पलों का इंतजार था। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए सैलानी पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। कुदरत की इस अनोखी सौगात को देखकर सैलानी आश्चर्यचकित हैं। ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के मनाली की हैं, जहां ताजा बर्फबारी के बाद पेड़ पौधे और पहाड़ चांदी जैसे चमक रहे हैं। मौसम का ये मिजाज सैलानियों को खूब भा रहा है। ठंड अगर बात करूं तो राजस्थान में भी ठंड होती है, जयपुर में भी स्पेसिफिकली ठंड होती है, बट यहाँ की ठंड -10, -15 और जो स्नो, रोहतांग की जो स्नो थी, लिटरली दैट वाज समथिंग एल्स। मनाली में बर्फ से पटे रोहतांग पास के खूबसूरत नजारे सैलानियों की नजरों में बस गए हैं। दूर दूर से सैलानी कुदरत की इन खूबसूरत वादियों के दीदार के लिए खिंचे चले आ रहे हैं। यहाँ दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे जमीन पर सफेद कारपेट बिछा दी गई है। कुदरत के इस अद्भुत नजारे को देखकर लोग खुशी से झूम रहे हैं। बहुत अच्छा लगा, यहाँ पे हम लोग नेचर को एक्सपीरियंस किए हैं। स्नो है, बहुत अच्छा नज़ारा है यहाँ का। आने वालों को संदेश यही देंगे, आए यहाँ पे कुदरत का ये नज़ारा को देखे, नेचर को फील करे, स्नो को एक्सपीरियंस करे। जिस तरह से मतलब यहाँ पे देख सकते हैं, जैसा बर्फीला पहाड़ है और वादी है। यहाँ 5 दिन के लिए आए और ये ऐसी मेमोरेबल है कि अगले ट्रिप पे जाएंगे ना तो इसको बुरा नहीं कहेंगे। हैवन है। यहाँ बर्फ के मैदान पर लोग मौज मस्ती करते दिख जाएंगे। कोई सेल्फी लेने में मशगूल है तो कहीं फोटो शूट चल रहा है। उत्तर भारत ही नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में भी सैलानी सुहाने मौसम का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। यहाँ सैलानियों को साफ आसमान में कंचनजंगा पहाड़ियों का खूबसूरत नजारा देखने को मिल रहा है, जबकि आमतौर पर यह इलाका धुंध और कोहरे से ढका रहता है। लेकिन इन दिनों धूप खिलने से कंचनजंगा की पहाड़ियां भी दोपहर में चमक रही हैं। यहाँ मैं पहली बार अपने परिवार के साथ आया हुआ हूँ और जहाँ से मैं देख पा रहा हूँ कंचनजंगा का लुक बहुत अच्छा है, शांत है, बढ़िया है, हाइट अच्छी है और बहुत ही शानदार है। मैं प्रयास करूँगा कि मेरे जितने भी लोग हैं आएँ और देखें। देश के अलग अलग हिस्सों से पहुंचे सैलानी जॉय राइड का भी आनंद ले रहे हैं। ताजा बर्फबारी और तेज हवाओं से मौसम बेहद सुहाना बना हुआ है, जिसका असर मैदानी इलाकों में भी हो रहा है। बर्फोत्सव मनाने में कश्मीर कहां पीछे रहने वाला है। यहाँ गुलमर्ग समेत दूसरे हिल स्टेशन सैलानियों से गुलजार हैं। पर्यटक बर्फ की चाहत में धरती का जन्नत कहे जाने वाले कश्मीर पहुंच रहे हैं। इट इज़ सो ब्यूटिफुल। मैं अपने आप को इतना लकी मानती हूँ कि मुझे ये पहली बर्फ़ का एक्सपीरियंस करने मिला है। इट इज़ अमेजिंग। जो गाना है यहाँ का, ये वादियाँ, ये मौसम और कहाँ मिलेगा, ये सिर्फ कश्मीर में मिलेगा। सुपर्ब, वेरी नाइस, पीपल हियर आर सो नाइस, सो हेल्पफुल, हॉस्पिटैलिटी इतना अच्छा है और बेसिकली कश्मीर का खाना सुपर्ब, कश्मीरी खाना। कश्मीर में यूं तो ठंड की शुरुआत पतझड़ के मौसम के साथ होती है। पतझड़ के मौसम के दौरान कश्मीर में जब चिनार के पत्ते सूखकर जमीन पर गिरते हैं तो पूरा नजारा ही रोमांटिक हो जाता है। चिनार के सूखे पत्तों पर चलना एक अलग एहसास देता है और ऐसा लगता है जैसे चारों ओर सोना बिखरा हुआ हो। कश्मीर में साल के 4 मौसम अपनी अलग अलग खूबसूरती बयान करते हैं, चाहे वो बाहर का मौसम हो, गर्मी का मौसम हो या फिर पतझड़ का, जिसको ऑटम कहते हैं। खासतौर से अगर इस मौसम की बात करें तो ये मौसम कश्मीर का नज़ारा ही बदल देता है। हरियाली से भरे पेड़ पौधे सब जो है लाल रंग में बदल जाते हैं। खासतौर से चिनार के पत्ते जो हैं वो जिस अंदाज से इस मौसम में रंग बदलते हैं वो अलग ही और अद्भुत नज़ारा पेश करता है। कश्मीर में ऑटम सीजन में चिनारों के इस पतझड़ और रंग बदलने के नज़ारे को देखने के लिए देश और दुनिया से हजारों की तादाद में पर्यटक कश्मीर आते हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों के दौरान ग्लोबल वार्मिंग के चलते अब इस मौसम में भी देरियां हो रही है। सितंबर के महीने से ऑटम सीजन कश्मीर में शुरू होता है, लेकिन हरियाली जो है वो अब नवंबर में पत्तों में जो है गायब हो जाती है। और कहीं ना कहीं लोगों का मानना है कि ये पतझड़ में जो मौसम में बदलाव हो रहे हैं ये ग्लोबल वार्मिंग का ही असर है।
ऊंची ऊंची चोटियों पर सफेद बर्फ छाई है, जबकि कोहरे ने पहाड़ों के गांवों को अपने आगोश में ले रखा है। आलम ऐसा है कि कुछ मीटर के बाद कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। इस मौसम में सूर्य देवता के दर्शन तक दुर्लभ हो गए हैं। धूप न निकलने से ठंड का एहसास कई गुना बढ़ गया है। कुमाऊं मंडल के बागेश्वर समेत उत्तराखंड के ज्यादातर पहाड़ी जिलों का यही हाल है। बर्फीली हवाएं तापमान को लगातार नीचे धकेल रही हैं। बागेश्वर में सबसे ज्यादा ठंड कौसानी क्षेत्र में दर्ज की जा रही है। जब दोपहर में हल्की धूप निकलती है तो लोगों को राहत मिलती है। हालांकि सर्द हवाओं से बचने के लिए यहाँ जगह जगह अलाव का इंतजाम किया गया है। दिन ढलते ही चौक चौराहों पर लोग अलाव तापने बैठ जाते हैं। पहाड़ों से चल रही हवा मैदानी इलाकों तक पहुंच रही है। मध्य प्रदेश के भोपाल में कड़ाके की ठंड को देखते हुए स्कूलों का टाइम बदल दिया गया और 8वीं तक की कक्षाएं अब सुबह 8:30 बजे के बाद शुरू होंगी। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश और राजस्थान में अगले कुछ दिनों के दौरान 2 से लेकर 3 डिग्री तक तापमान में गिरावट की बात की है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों में मध्य प्रदेश और राजस्थान में कड़ाके की ठंड का दौर जो है वो शुरू हो जाएगा और इस दौरान अगले कुछ दिनों में राजस्थान में भारी बारिश भी हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक ठंड इस बारिश के बाद और ज़्यादा बढ़ जाएगी। मौसम में हो रहे बदलाव के कारण आने वाले दिनों में ठंड तो बढ़ेगी ही, लेकिन इसके साथ ही लोगों की मुश्किलें भी बढ़ सकती है। खास तौर से जिन लोगों की इम्यूनिटी कमज़ोर है उन्हें ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। मौसम विभाग के मुताबिक घर से निकलते वक्त अब आपको गर्म कपड़े पहनने होंगे और कोशिश हो कि नाक और कान अच्छे से कवर रहे। खासकर बच्चों और बुजुर्गों को विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। इस बीच मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल समेत इंदौर और राजगढ़ में तीव्र शीतलहर चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही विदिशा, रायसेन, सीहोर, बैतूल, हरदा, खंडवा, बालाघाट समेत ऐसे कई जिले हैं जहां पे मौसम विभाग ने शीतलहर चलने का या कोल्ड डे रहने का येलो अलर्ट जारी किया है। कुल मिला के देखा जाए तो आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश में न केवल कड़ाके की ठंड का दौर शुरू होगा, बल्कि आने वाले कुछ दिनों में मध्य प्रदेश में कोल्ड वेव लोगों की परेशानियों को और ज्यादा बढ़ाएगी। इसी तरह उत्तर भारत के राज्यों में सुबह शाम ठिठुरन बढ़ गई है। दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में मौसम का मिजाज सर्द बना हुआ है। शीतलहर का असर है कि बीते दिनों कई शहरों का तापमान सिंगल डिजिट में दर्ज किया गया। मौसम में बदलाव महसूस होना शुरू हो चुका है। दरअसल सुबह और शाम की पहले से ठंड बढ़ चुकी है। और क्या ये ठंड कंसर्निंग है, क्या ये कोई रिकॉर्ड भी ब्रेक कर रही है, या फिर ये नवंबर या दिसंबर की जो विंटर्स की शुरुआत है वो एक यूजुअल टेम्परेचर है। मौसम विभाग के जो डायरेक्टर हैं चंडीगढ़ से पंजाब हरियाणा के, वो हमारे साथ हैं। सुरेंद्र जी, ये जो टेम्परेचर है एक तो मिनिमम कितना जा रहा है और ये ठंड का असर कैसा है लोगों पर? देखिए, मिनिमम टेम्परेचर जो है पंजाब हरियाणा में अब 10 डिग्री से नीचे आ गए हैं। तो अगर टेम्परेचर 10 से नीचे आ जाते हैं तो कोल्ड वेव कंडीशन जो है वो हमारे क्राइटेरिया के हिसाब से हो जाता है। तो अभी हिसार में जो है लोएस्ट टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस है, जो 5 डिग्री सेल्सियस कम है सामान्य से। वहाँ पे कोल्ड वेव कंडीशन चल रही है। पंजाब में स्टेबल है अभी, हालांकि टेम्परेचर वहाँ भी कम है, करीब 2 डिग्री कम है सामान्य से। और ये जो सिलसिला है लगभग स्टेबल रहेगा, आगे कोई इसमें बड़ा अंतर नहीं आएगा। अभी जो आएगा अंतर वो सेकेंड वीक में आएगा। उन दिनों जो वेस्टर्न पार्ट है पंजाब और हरियाणा के, खासकर सिरसा, फतेहाबाद, हिसार और इधर जो है फिरोजपुर, फजिल्का वगैरह, इन एरियाज में फिर से टेम्परेचर फॉल करने शुरू करेगा। माना जा रहा है कि पहाड़ों से लेकर मैदानों तक आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ेगी। ऐसे में ठंड से बचने के लिए जरूरी एहतियात और सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। बागेश्वर से जगदीश पांडे, चंडीगढ़ से अमन भारद्वाज के साथ भोपाल से रवीश पाल सिंह, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली वासियों को आधुनिक सुविधाओं से लैस बस टर्मिनल की मिली सौगात। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही है आपका इंतजार। भारत और अमेरिका के बीच चल रहे ट्रेड डील पर बड़ा अपडेट सामने आया है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने संकेत दिए हैं कि दोनों देशों के बीच चल रही व्यापार वार्ता को लेकर जल्दी ही सकारात्मक घोषणा हो सकती है। उन्होंने कहा कि बातचीत सही दिशा में चल रही है। जब ये समझौता निष्पक्ष, न्याय संगत और संतुलित हो जाएगा तो आपको अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि भारत इस समझौते में किसानों और मछुआरों के हितों की भी रक्षा करेगा। भारत और अमेरिका मार्च से ही द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहे हैं। अब तक 6 दौर की बातचीत पूरी हो चुकी है।
दिल्ली वासियों को आधुनिक सुविधाओं से लैस बस टर्मिनल की सौगात मिली। सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली के आजादपुर में इसका शुभारंभ किया। इस नए बस टर्मिनल पर बस पास सेक्शन, बेबी फीडिंग रूम, एसी वेटिंग रूम, दिव्यांग फ्रेंडली शौचालय, सुरक्षित कवर्ड वॉकवे, सीसीटीवी निगरानी और चार्जिंग पॉइंट्स जैसी तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इस टर्मिनल से हर रोज 21 रूटों पर 116 बसें चलेंगी। सीएम रेखा गुप्ता ने इसे सार्वजनिक परिवहन के क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम बताया। इस मौके पर उन्होंने 40 नई इलेक्ट्रिक बसों को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। हमने 40 बसेस ईवी दिल्ली को सौंपी है। 2 दिन पहले हमने 50 बसें दी थी, तो लगभग अब 1400 बसेस इस सरकार के कार्यकाल में 8 महीने के दौरान हमने दिल्ली को दी हैं इलेक्ट्रिक बसेस। और हमारा उद्देश्य है कि अगले साल के अंत तक पूरी तरीके से दिल्ली सरकार का परिवहन, जो सरकारी परिवहन है, वो पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक फ्लीट पे आ जाए। यूपी में अपराध करने के बाद अब अपराधी बेखौफ नहीं घूम पाएंगे। अब अपराध के बाद फौरन साक्ष्य भी जुटा लिए जाएंगे और तत्काल उसकी जांच भी हो सकेगी। ये बातें सीएम योगी ने गोरखपुर में RFSL यानी क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला के नए अपग्रेडेड भवन के उद्घाटन के मौके पर कही। सीएम योगी ने मंगलवार को गोरखपुर में 72.78 करोड़ रुपए की लागत से बने RFSL के नए अपग्रेडेड भवन का उद्घाटन किया और वहां व्यवस्थाओं का निरीक्षण भी किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ये अत्याधुनिक फॉरेंसिक लैब मॉडर्न पुलिसिंग के लिए गेम चेंजर साबित होंगी। सीएम योगी ने कहा कि पहले बैलिस्टिक जांच में समय लगता था, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा। अब DNA जांच की सुविधा भी गोरखपुर की लैब में हो सकेगी। अपराधी अब बच नहीं सकेंगे। बैलिस्टिक जांच करने में बहुत समय लगता था, अब ऐसा नहीं हो पाएगा। और DNA जांच की सुविधा भी अब गोरखपुर की इस लैब में उपलब्ध करवा दिया गया है। कोई भी व्यक्ति अपराध करेगा तो बच नहीं निकल सकता। नोएडा वासियों को बड़ी राहत मिलने वाली है। अब उन्हें लंबे जाम का सामना नहीं करना पड़ेगा। लंबे इंतजार के बाद आगाहपुर पेट्रोल पंप से एनसेज तक नई भंगेल एलिवेटेड रोड को आज से ट्रैफिक ट्रायल के लिए खोल दिया गया है। 4.5 किलोमीटर लंबे इस एलिवेटेड रोड को नोएडा प्राधिकरण ने लगभग 608 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया है। ये रोड सदरपुर, आगाहपुर, छलेरा, बरौला, सालारपुर, मंगोल जैसे घनी आबादी वाले इलाकों को ग्रेटर नोएडा, दादरी और सूरजपुर से जोड़ता है। ट्रायल अवधि पूरी होने के बाद इसे पूरी तरह जनता के लिए समर्पित कर दिया जाएगा। यूपी के प्रयागराज में माघ मेले को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। प्रयागराज मेला प्राधिकरण की ओर से संगम तट पर लेवलिंग का काम शुरू कर दिया गया है। बिजली विभाग की ओर से भी अस्थायी रूप से पोल लगाए जा रहे हैं, बिजली के तार खींचे जा रहे हैं। इसके अलावा सिंचाई विभाग, लोक निर्माण विभाग समेत मेले से जुड़े सभी विभागों को काम शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि अभी गंगा और यमुना नदियों का जलस्तर लगातार कम हो रहा है, इसलिए घाट बनाए जाने का काम सबसे अंत में किया जाएगा। हालांकि पांटून ब्रिज बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। प्राधिकरण के मुताबिक दिसंबर के अंत तक तैयारियां पूरी कर ली जाएंगी। इस बार माघ मेले की शुरुआत अगले साल 3 जनवरी से होने जा रही है। और अब बात करते हैं भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या की। 25 नवंबर को अयोध्या में बहुत धूमधाम के साथ ध्वजारोहण समारोह होने वाला है। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी समेत देश की कई जानी मानी हस्तियां भी शिरकत करेंगी। राम मंदिर ट्रस्ट और अयोध्या प्रशासन ध्वजारोहण समारोह के सफल आयोजन के लिए जोर शोर से जुटा है और इन्हीं तैयारियों का जायजा लेने के लिए आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे और अधिकारियों के साथ समारोह से जुड़ी तैयारियों की समीक्षा की। धर्मः ततो जयः। जो धर्म पथ पे चलता है वही विजय होता है। सत्यमेव जयते, सत्यम शिवम सुंदरम। महाभारत के भीष्म पर्व में सत्य ही कहा गया है, यतो धर्मा ततो जयः, यानी जहाँ धर्म है वहाँ विजय है। अब अयोध्या में भगवान श्री राम लला के मंदिर में धर्म ध्वजा फहराकर एक बार फिर धर्म की स्थापना की जाएगी। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के मंदिर के शिखर पर लहराता ये ध्वज इस बात का प्रमाण है कि राम मंदिर संपूर्ण रूप से बनकर तैयार हो चुका है और ध्वजारोहण की ये तस्वीर मंगलवार को हुए फ्लैग रिहर्सल की है। 25 नवंबर को ये धर्म ध्वजा राम मंदिर के शिखर पर हमेशा के लिए लहराएगी और उसके लिए अवध नगरी अयोध्या में भव्य और दिव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। अयोध्या में होने वाले इस ऐतिहासिक कार्यक्रम से पहले मंगलवार को खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तैयारियों का जायजा लेने के लिए अयोध्या पहुंचे और अधिकारियों को इस कार्यक्रम के लिए जरूरी निर्देश दिए।
25 नवंबर यानी विवाह पंचमी के दिन होने वाले कार्यक्रम के लिए राम मंदिर परिसर को भव्य तौर पर सजाया जा रहा है। इस दिन श्री राम मंदिर के शिखर पर वैदिक विधि विधान से ध्वजारोहण किया जाएगा। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी समेत देश भर के गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहेंगे। लिहाजा अयोध्या एयरपोर्ट पर खास इंतजाम किए जा रहे हैं। ध्वजारोहण की भव्य तैयारी का शुभारंभ है, अंतिम चरण में है अपने। उसको देखते हुए आज अगर हम बात करें एयरपोर्ट की तो यही वो एयरपोर्ट है, यही वो वाल्मीकि एयरपोर्ट है जो जहां पे 50 से 60 से अधिक जो चार्टर्ड प्लेन होंगे वो यहीं पे उतरेंगे और यहीं पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन होगा और यहाँ से सीधा वो हेलीपैड के लिए रवाना होंगे जहां पे साकेत डिग्री कॉलेज है। साकेत डिग्री कॉलेज से सीधा उनका जो है वो आगमन होगा और वो सीधा 11 नंबर गेट से एंट्री करेंगे राम जन्मभूमि में। यही वो एयरपोर्ट की अगर हम सुरक्षा की बात करें तो यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था जो है सीआईएसएफ के जो जवान हैं वो 100 से अधिक की संख्या में हैं और उनको और मजबूती से बढ़ाई गई है सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पे, क्योंकि पीएम का प्रोटोकॉल है जो कि बहुत ही शानदार होता है। उसको देखते हुए, उस सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए यहाँ पे एयरपोर्ट डायरेक्टर ने बताया कि उनकी जानकारी के अनुसार अगर हम बताएं तो 50 से 60 प्लेन जो है चार्टर्ड प्लेन यहाँ पे उतरेंगे और साथ ही साथ सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया है। और अगर हम पार्किंग बात करें तो एक पार्किंग की विशेष व्यवस्था भी की गई है एयरपोर्ट में, जो यहाँ पे गाड़ियां आएंगी, जो उनका जो प्रोटोकॉल होता है वो प्रोटोकॉल की सारी गाड़ियां जब यहाँ पे आती हैं तो वो काफी संख्या में होती है। उसको देखते हुए एक विशेष पार्किंग की व्यवस्था भी एयरपोर्ट द्वारा की गई है। प्रधानमंत्री के आगमन को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। एयरपोर्ट से राम मंदिर तक मार्ग पर विशेष बैरिकेडिंग की जा रही है। एसपीजी और स्थानीय सुरक्षा एजेंसियां लगातार रूट का निरीक्षण कर रही हैं। अयोध्या में 25 नवंबर के ध्वजारोहण के कार्यक्रम को देखते हुए एयरपोर्ट में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इसको देखते हुए आसपास के जो होम स्टे हैं, होटल हैं, रेस्टोरेंट हैं, बार हैं, जितने भी यहाँ पे रहने की, ठहरने की जो व्यवस्थाएं हैं उस जगह पे जो है पुलिस द्वारा जांच पड़ताल की जा रही है। लोगों के आधार कार्ड चेक किए जा रहे हैं और लगातार सीसीटीवी के फुटेज द्वारा जो है निगरानी हो रही है। और जो अयोध्या में जो यात्री आ रहे हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं, उनके ऊपर निगाहें हैं। हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। राम मंदिर की विशेष सुरक्षा बढ़ा दी गई है और एयरपोर्ट पे भी विशेष सुरक्षा तैनात की गई है। भक्तों और संतों को इस पावन घड़ी का बेसब्री से इंतजार है जब ध्वजारोहण कार्यक्रम में पूरा मंदिर परिसर शंखनाद, ढोल नगाड़ों और घंटे घड़ियाल की आवाज से गूंज उठेगा। इसी मुहूर्त में भगवान का जन्म हुआ है। इसी मुहूर्त में जन्म होने के नाते यह पावन पवित्र मुहूर्त है, इसीलिए भगवान का प्रतिष्ठा भी अभिजित मुहूर्त में हुआ था और भगवान के जो भव्य दिव्य मंदिर पर यह ध्वज लगेगा यह भी अभिजित मुहूर्त में लगेगा। तो बड़ा ही ये आनंद का विषय है, बड़ा उमंग का विषय है, बड़ा आह्लाद का विषय है। मैं बहुत ही आह्लादित हूँ, बहुत ही आनंदित हूँ। इसको इस जो है वैभव का, इस जो है भगवान के इस ध्वज का जो मैं वाणी से नहीं कर सकता हूँ, कितना आनंद है, कितना आह्लाद है। ध्वजारोहण समारोह के लिए खुद प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या पहुंचेंगे और बटन दबाकर श्री राम मंदिर पर धर्म ध्वजा फहराएंगे। सभी चीजें देखी गई जिस रूट से आदरणीय प्रधानमंत्री जी मंदिर परिसर में आएंगे तो उसका विस्तार से निरीक्षण किया गया। एक उनके कार्यक्रम में जो महत्वपूर्ण चीज जोड़ी गई है वो यह है कि जो सप्त ऋषियों का मंदिर है उन सभी मंदिरों में वो जाकर प्रार्थना करेंगे। 25 नवंबर को शुभ मुहूर्त में श्री राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण होगा। ध्वजारोहण के लिए 30 मिनट का शुभ मुहूर्त निकाला गया है। ये शुभ मुहूर्त दोपहर 12 से 12:30 बजे तक होगा। शुभ मुहूर्त में राम मंदिर के मुख्य शिखर पर धर्म ध्वजा को धीरे धीरे 190 फीट की ऊंचाई पर ले जाया जाएगा। फिर दंड पर स्थापित होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी इसका ध्वजारोहण करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच मंदिर के शिखर पर 22 फीट लंबी और 11 फीट चौड़ी ध्वजा फहराएंगे। इस ध्वजारोहण कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी के साथ संघ प्रमुख मोहन भागवत, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई दिग्गज मौजूद रहेंगे। ध्वजारोहण महोत्सव के अवसर पर श्री राम जन्मभूमि पर नए भव्य मंदिर निर्माण के पूरा होने का संदेश भी दिया जाएगा। ध्वजारोहण
न्यूज पथ पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली। मंगलवार को सेंसेक्स 278 अंक लुढ़ककर 84,673 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 103 अंक फिसला, ये गिरकर 25,910 पर पहुंच गया। सोने चांदी की कीमतों में गिरावट आई। दिल्ली सर्राफा बाजार में मंगलवार को सोना 3,900 रुपए लुढ़का। इसके साथ ही दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत घटकर 1,25,800 रुपए पर आ गई। वहीं चांदी भी 7,800 रुपए फिसली। अब 1 किलो चांदी की कीमत घटकर 1,56,000 रुपए हो गई। मंगलवार को डॉलर के मुकाबले रुपया फिसल गया, इसमें 2 पैसे की गिरावट आई। इस तरह 1 डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत 88 रुपए 61 पैसे हो गई। दुनिया भर में अपनी बेजोड़ रफ्तार के लिए मशहूर मारुति सुजुकी की पॉपुलर बाइक सुजुकी हायाबुसा का 2026 स्पेशल एडिशन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लॉन्च हो गया। कंपनी ने इसे नए रंग और अपडेट के साथ पेश किया है। इसमें मैकेनिकल बदलाव नहीं है, लेकिन फ्यूल टैंक पर स्पेशल एडिशन बैज और बेहतर राइडिंग अनुभव के लिए रीट्यून थ्रोटल मैप्स दिए गए हैं। कंपनी ने इसे पर्ल विगर ब्लू एंड व्हाइट रंग के साथ बाजार में उतारा है। स्पेशल एडिशन की कीमत यूके में लगभग 22 लाख रुपए रखी गई है। न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी चंडीगढ़ की। ब्यूटीफुल सिटी चंडीगढ़ को साफ सुथरा रखने के लिए नगर निगम ने एक नई पहल शुरू की है। इसके तहत कूड़ा फैलाने वालों को उसकी गलती का एहसास कराने के लिए उसके घर पर ढोल बजवाया जाता है और वहीं पर उसका चालान भी काटा जाता है। यही नहीं, चंडीगढ़ नगर निगम ने कूड़ा कचरा फैलाने वाले लोगों की शिकायत करने वाले को 250 रुपए का इनाम देने का नियम बनाया है। चंडीगढ़ में हमारे सहयोगी असीम बस्सी ने शहर की मेयर हरप्रीत बाबला और लोगों से इस अनोखी पहल को लेकर बात की और उनकी राय जानी। चंडीगढ़ को सिटी ब्यूटीफुल कहा जाता है और इसकी ब्यूटी जो है वो मेंटेन रहे, इसलिए म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने एक नया इनिशिएटिव लिया है, जिसमें अगर कोई कूड़ा फेंकता है और ये रिपोर्ट होता है तो उस कूड़ा फेंकने वाले इंसान के घर के बाहर जाके या एस्टेब्लिशमेंट के बाहर जाकर ढोल बजाया जाएगा और उसको हेफ्टी जो है भारी भरकम फाइन किया जाएगा। जी हाँ, एक ये इनिशिएटिव क्योंकि शुरू किया गया है क्लीनलीनेस को मेंटेन करने के लिए। और पहला केस मनीमाजरा में हुआ, जहाँ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने ना सिर्फ जो कूड़ा फेंकने वाला है उसके घर के बाहर जाके ढोल बजाया, बल्कि उसको 13,000 रुपया फाइन भी किया। हालांकि जो ये कूड़ा फेंकेगा उसकी आइडेंटिटी रिवील नहीं की जाएगी, लेकिन जो शिकायत करेगा उसको 250 रुपया इनाम मिलेगा। सो चंडीगढ़ को सिटी ब्यूटीफुल कहा जाता है और ये मेंटेन रहे, इसके लिए ये चंडीगढ़ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का अनोखा जो है वो इनिशिएटिव है। देखिए जी, हर जगह पे आपने सुना होगा कि चंडीगढ़ जैसा खूबसूरत शहर कहीं नहीं है हमारे देश में। और इसके साथ साथ आपको ये भी पता होगा कि जो इनोवेशंस आइडियाज़ शुरू होते हैं वो हमारे शहर से ही शुरू होते हैं। तो उसी ग्लोरी, उसी खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए ये एक स्टेप लिया गया है, क्योंकि हर जो शहर निवासी है वो नहीं चाहता कि उसके घर के पास, उसकी गली में कहीं कूड़े का ढेर उसको दिखे। तो हमने एक नया इनोवेटिव आइडिया लिया है और इसमें जो भी कोई कूड़ा फेंकेगा और उसकी कंप्लेंट हमारे पास आएगी तो जो रिपोर्ट करेगा उसको 250 रुपये का इनाम दिया जाएगा। और उसके घर, जिसने कूड़ा फेंका होगा, उसके घर के बाहर हम उसको बैक ट्रैक करके उसके घर के बाहर ढोल धमाका बजेगा, ताकि उसको कॉन्शियस किया जाए कि उसने गलत काम किया है। उसमें उसकी आइडेंटिटी नहीं रिवील की जाएगी, पर साथ उसको हम चलान कर सकते हैं। इट कैन वेरी फ्रॉम 2,000 to 13,500 एंड बिग इंस्टीट्यूशंस कैन इवन गो अप टू 1 लाख रुपीस। बहुत ही अच्छा काम है। सफाई के लिए बहुत सारे जी काम कर सकते हैं, उतने करने चाहिए। मैंने ढोल के इनके बारात लेके जानी चाहिए इनके घरों में, ये ऐसे जो गंद डालते हैं। चंडीगढ़ हमारा इतना सुंदर शहर है, इसको प्रॉपर बरकरार रखने के लिए ऐसे इनिशिएटिव लेने बहुत जरूरी है। तो आपको लगता है इससे जो सफाई है मेंटेन रहेगी? और यस, क्यों नहीं, बहुत बढ़िया रहेगी। मैं चंडीगढ़ तो आज तो नहीं अच्छा थे, बहुत पुराना, बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर शहर है साड़ा। सानू मेंटेन रखने वास्ते सानू बहुत ऐसे उपराले करने पड़े। ये बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही होना चाहिए। ये स्टेप लिया है ना, ये बहुत अच्छा स्टेप है। तो ऐसे ढोल बजा के उनका करना चाहिए। आपको लगता है इससे सफाई मेंटेन रहेगी? नेचुरली होएगी। ओप्पो फाइंड X9 सीरीज भारत में लॉन्च हो गई है। टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी ही जरूरी खबरों को जानने समझने के लिए आइए आपको लिए चले डिजिटल गालिए।
आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, चैट जीपीटी और कैनवा की सर्विसेज घंटों बंद रही। भारत समेत दुनिया भर में यूजर्स को लॉग इन, साइन अप, पोस्ट करने और देखने के अलावा प्रीमियम सर्विसेज सहित प्रमुख सुविधाओं का उपयोग करने में दिक्कत आई। खास बात यह है कि सर्वर डाउन होने की जानकारी देने वाली वेबसाइट डाउन डिटेक्टर भी बंद रहा। कहा जा रहा है कि क्लाउडफ्लेयर वेबसाइट के डाउन होने के कारण ये दिक्कत आई। Oppo Find X9 सीरीज भारत में लॉन्च हो गई। सीरीज के तहत कंपनी ने Find X9 और Find X9 Pro दो नए फोन पेश किए हैं। Find X9 में 50 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल रहा है, तो वहीं Pro में 200 मेगापिक्सल का हैसलेट टेलीफोटो कैमरा दिया गया है। दोनों फोन में लूमो इमेज इंजन है। ये फोन 4K मोशन फोटोज भी कैप्चर कर सकते हैं। इसमें 7025 mAh की पावरफुल बैटरी है। Find X9 की कीमत करीब 75,000 रुपए है, वहीं Find X9 Pro की कीमत करीब 1,10,000 रुपए है। और आइए अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। आप किसी के बारे में कुछ अच्छा सोचते हैं, ये अच्छी बात है, और अच्छा सोचकर अगर कुछ अच्छा करने की ओर कदम बढ़ा देते हैं तो फिर कहने ही क्या। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में एक कोचिंग संचालक ने ऐसा ही कुछ किया है, वो भी बेजुबानों के लिए, जिसकी खूब तारीफ हो रही है। आप भी देखिए। ये ना तो कोई ढाबा है और ना ही रेस्टोरेंट, लेकिन यहाँ बड़ी मात्रा में भोजन जरूर तैयार किया जा रहा है। आप ये जानकर जरूर हैरान होंगे कि ये खाना जहाँ बन रहा है वो एक कोचिंग सेंटर है, और ये खाना इंसानों के लिए नहीं बल्कि बेजुबानों के लिए बन रहा है। दरअसल ये वो कोचिंग सेंटर है जहाँ स्टूडेंट्स को किताबी ज्ञान के साथ ही मानवीय पाठ भी सीखने को मिल रहा है। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के गदरपुर इलाके में एक कोचिंग सेंटर के संचालक अनुराग मुंजियाल ने अपनी पत्नी स्वाति और कोचिंग के स्टूडेंट के साथ मिलकर स्ट्रे डॉग्स के लिए एक पहल शुरू की है, जिसके तहत वो स्ट्रे डॉग्स को खाना उपलब्ध करा रहे हैं। इसके लिए कोचिंग सेंटर में ही एक रसोई की शुरुआत भी की गई है, जिसका नाम चंचल दा ढाबा रखा गया है। इस नाम के पीछे और स्ट्रे डॉग के लिए खाना उपलब्ध कराने की पहल के पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। एक जिसे लोग कुत्ता बोलते हैं, स्ट्रे डॉग्स बोलते हैं, हम एक इंडी डॉग्स के नाम से उन्हें बोलते हैं। एक छोटी सी बच्ची हमारे यहाँ आके खाना खाती थी और सोती थी। बड़ी होती रही हमारे आंखों के सामने, और इतनी बड़ी हो गई कि एक दिन हमारे कोचिंग में ही उसने 3 बच्चे दे दिए। अब जब से 3 बच्चे दिए तो मेरे द्वारा, कोचिंग के सारे बच्चों द्वारा एक डिसीजन लिया गया कि ये अब से हमारे ऑफिशियली पेट है। क्योंकि हमने इनकी मम्मी को, जब वो छोटी हमारे पास आई थी, जिसका नाम चंचल है, तो उसको बड़ा टॉर्चर देखा हमने, बड़ी कमजोर सी हमारे पास आई थी। तो हमने कहा ये बच्चे दोबारा ऐसा ना सफर करें, तो हमने कहा ये हम ऑफिशियली पालेंगे। फिर जब डॉग्स के लिए हम बढ़ते रहे तो हमें लगा कि क्यों ना, जहां देख रहे हैं डॉग्स प्रॉब्लम में है, सफर कर रहे हैं, तो हमने कहा कुछ तो हम क्या पता कर सकते हैं। तो हमने कहा अब हमारी चंचल ऐसी चंचल बनेगी कि उसके जितने भी दोस्त घूम रहे हैं रोडों पे, उनके लिए हम कुछ करेंगे। हमारे लिए डॉग्स सिर्फ एक स्ट्रीट डॉग्स थोड़ी हैं, वो कहते हैं लाइक फैमिली है हमारी। वो उसको कहते हैं, वो अगर उनको प्यार करो, उनके पास जाओ, वो आपको कभी नहीं काटेंगे, कभी नहीं काटेंगे। अगर कभी देखो उनको प्यार से, तो अगर आप उन्हें परेशान करोगे, ये सब करोगे, तो फिर तो दिक्कत है ही ना। वो फिलहाल गदरपुर इलाके के वार्ड्स में घूम रहे स्ट्रे डॉग्स को कोचिंग सेंटर के इस चंचल दा ढाबा से खाना उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसमें चावल, चिकन, अंडा सब शामिल होता है। विद्यार्थियों की मदद से खाना तैयार किया जा रहा है और फिर वही स्ट्रे डॉग्स के बीच जाकर बांट आते हैं। अभी हम गदरपुर पे छोटे लेवल पे काम कर रहे हैं। अगर हमें लोगों का साथ मिला, सहयोग मिला, तो हम थोड़ा सा और जाएंगे, और हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो रेस्क्यू के लिए। कोचिंग में पढ़ने वाले स्टूडेंट भी स्ट्रे डॉग्स को लेकर शुरू की गई इस पहल में खुशी खुशी हाथ बटा रहे हैं। सर, कंपैशन, एम्पैथी, संवेदनशीलता, ये सब ना एजुकेशन के बहुत बड़े गुण हैं, जो कहीं ना कहीं हमारे समाज से ना लुप्त होते जा रहे हैं। और ये गुण तभी बच्चों में आएंगे जब बच्चे ऐसी एक्टिविटियों में लगेंगे। सर, कुछ नहीं हुआ, बच्चा 7 से 8 फोन चला रहा था, वो 7 से 8 खाना बांट रहा है। तो देखा जाए तो अपने काम का अब सदप्रयोग या प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर रहा है। वो बच्चों को बहुत मजा आ रहा है।
बच्चे अपनी पॉकेट मनी से सामान ला के दे रहे हैं, लो सर आज मैं सोच रहा था ये मेरा था। अभी एक बच्ची कहती है सर मेरा बर्थडे मना रही हूँ, मैं बर्थडे ऐसे नहीं मनाऊंगी। मैं सोच रही हूँ कि ये जो पैसे मैंने बर्थडे में अपने दोस्तों को तो खिलाने हैं, वो मैं एक दिन की मील मेरी ओर से होगी सारे डॉग। तो जब बच्चे सर अपने से बढ़कर, स्वयं से बढ़कर दूसरों के लिए सोच रहे हैं, तो वो एक अच्छे नागरिक बनेंगे। और वो नागरिक बनने का जो हक है ना सर, उसका जो कह सकते हैं फायदा पूरे समाज को होगा, सिर्फ वो कुत्ते तक सीमित नहीं है। कुत्ते तो सर एक जरिया है। अनुराग मुंजियाल की इस नेक पहल की इलाके में खूब चर्चा हो रही है। आम से लेकर खास तक उनकी तारीफ कर रहे हैं। मुझे कुछ लोगों ने बताया है कि ऐसा हमारे एक अनुराग हैं जो हमारे क्षेत्र के समाज सेवी हैं, उन्होंने आवारा जो कुत्ते होते हैं इनको भोजन खिलाने का ऐसी उन्होंने कोई योजना बनाई है। तो मैं पशुओं पर दया करो, पशुओं की रक्षा करो, इस निमित्त उन्होंने ये काम किया है। निश्चित ही बधाई के पात्र हैं वो, मैं उनको साधुवाद करता हूँ। फिलहाल इस चंचल द ढाबा के जरिए पिछले 15 दिनों से हर दिन करीब 40 से 50 स्ट्रे डॉग को खाना खिलाया जा रहा है। आगे इसके विस्तार की योजना है, जिसके लिए लोगों से इस पहल से किसी न किसी रूप में जुड़ने की अपील भी की जा रही है। उधम सिंह नगर से रमेश चंद्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। एससीओ के मंच से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आतंकवाद पर दुनिया को दिया कड़ा संदेश। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश और दुनिया की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। एससीओ शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने रूस पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आतंकवाद पर दुनिया को कड़ा संदेश दिया। एससीओ बैठक में जयशंकर ने कहा कि ये जरूरी है कि दुनिया आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों के प्रति जीरो टॉलरेंस दिखाए। इसका कोई औचित्य नहीं हो सकता, कोई अनदेखी नहीं हो सकती। दिवंगत ब्रिटिश गायक फ्रेडी मर्करी के सम्मान में ब्रिटेन के रॉयल मिंट ने 2 पाउंड का खास सिक्का जारी किया। इस सिक्के में वो अपने आइकॉनिक पोज में खड़े नजर आ रहे हैं। मर्करी की ये तस्वीर 1968 में वेम्बली स्टेडियम में उनके परफॉर्मेंस के दौरान की है। इस फोटो के साथ उनके ऑटोग्राफ भी अंकित हैं। रॉयल मिंट की म्यूजिक लीजेंड सीरीज में सिक्के को जगह दी गई है। ईरान के तेहरान में डिजाइन वीक का आयोजन किया गया। यह आयोजन एक सिटी वाइड प्रोग्राम है। इसका मकसद डिजाइन को रोजमर्रा के जीवन में लाना और सांस्कृतिक स्थानों को अधिक सुलभ बनाना है। इस कार्यक्रम के लिए पूरे तेहरान में गैलरी और कार्यशालाएं खोली जा रही हैं। शिक्षा, अनुसंधान और प्रैक्टिकल डिजाइन को जोड़ने के लिए विश्वविद्यालयों के साथ भी साझेदारी की गई है। चंडीगढ़ की स्केटिंग स्टार जानवी बनी भारत की नंबर 1 महिला गिनीज रिकॉर्ड होल्डर। जी हाँ, खेल जगत से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए आइए सीधे आपको लिए चले खेल चक्कर। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 22 नवंबर से गुवाहाटी में होने वाले दूसरे टेस्ट मैच से पहले निदेश कुमार रेड्डी को टीम में वापस बुला लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका ए के खिलाफ भारत ए की तरफ से सीरीज खेलने के लिए उन्हें कोलकाता टेस्ट से पहले रिलीज कर दिया गया था। कप्तान शुभमन गिल की चोट पूरी तरह ठीक नहीं हुई है, जिसके चलते गुवाहाटी टेस्ट में उनके खेलने पर अभी संशय बना हुआ है। ऐसे में ऑलराउंडर के रूप में रेड्डी टीम को बल्लेबाजी के साथ गेंदबाजी में बेहतर संतुलन दे सकते हैं। सचिन तेंदुलकर के बेटे और क्रिकेटर अर्जुन तेंदुलकर ने अपने करियर में खास उपलब्धि हासिल की है। गोवा की तरफ से खेलने वाले अर्जुन ने सौराष्ट्र के खिलाफ रणजी ट्रॉफी के दौरान अपने 100 विकेट पूरे कर लिए। उन्होंने सौराष्ट्र टीम के हार्दिक देसाई को आउट कर सीनियर क्रिकेट में 100 विकेट पूरे किए। चंडीगढ़ की 17 साल की जानवी जिंदल 11 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर भारत के नंबर 1 महिला रिकॉर्ड होल्डर बन गई हैं। सचिन तेंदुलकर के बाद जानवी देश के दूसरी सबसे ज्यादा गिनीज रिकॉर्ड होल्डर स्पोर्ट्स पर्सन है। खास बात यह कि उन्होंने ये उपलब्धि बिना किसी कोच, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर और किसी तरह की आर्थिक सुविधा के हासिल की है। यूट्यूब से स्केटिंग सीखकर जानवी देश के नंबर 1 महिला गिनीज रिकॉर्ड होल्डर बनी है। उनके पिता ने ऑनलाइन वीडियो देखकर स्किल्स समझी और ऑफिस से लौटने के बाद शाम को जानवी को गाइड करते थे। तो इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।